हेलो। आवाज आ रही है? राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल आपने राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ समझा था। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति का जो पावर होता है। ठीक है, पावर जो चीज़ होता है जीवन में बहुत बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, जैसे बिहार में देखते हैं भोजपुरी में पावर स्टार। राष्ट्रपति पूरे देश के प्रमुख हैं तो इनका पावर तो अनंत होगा क्या। तो राष्ट्रपति के पावर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, पावर जिनके अंदर है वो है बहुत सारा है। कार्यपालिका संबंधी पावर, विधायिका संबंधी, न्यायिक, वित्तीय पावर, सैन्य शक्ति पावर, राजनयिक पावर, आपातकालीन पावर, बहुत सारा पावर है। तो उसको समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 53, कितना? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। याद है न, काकानी पकानी कोका दुयो दशम, तब 52 में पद और 53 में का से कार्यपालिका का प्रमुख, तो है कि नहीं। तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका शक्ति किस में प्रमुख है? तो राष्ट्रपति में है। और कार्यपालिका जो इनके अंदर कार्यपालिका शक्ति है, इसका प्रयोग वो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अच्छा, पकानिको का दुयो दशम आप लोग को क्लियर हो चुका है ना? पूरा आर्टिकल का सबका निकल गया मीनिंग। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 के अनुसार सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं तथा सरकार के सभी निर्णय उनके निर्णय माने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एकदम याद कर लीजिएगा। 78 राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। 78 78 आर्टिकल, अनुच्छेद राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। ये सवाल पूछा है यूपीएससी के एग्जाम में 1994 में कि राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। ये किस अनुच्छेद में है? 78 में। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी अन्य सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। ठीक है, अनुच्छेद 74 के अनुसार, 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। फिर से, अनुच्छेद 74 के अनुसार, 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। बिहार दरोगा में कई बार ये प्रश्न पूछा है और भी कई सारे एग्जाम में, जो प्रधानमंत्री की क्या होती है? तो नियुक्ति होती है। क्या होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, नियुक्ति। ठीक है, तो किसकी किसकी नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है 74 के अनुसार। संघ के मंत्रियों का, राज्यों के राज्यपाल का, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग, आर्टिकल 148 की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, आर्टिकल 315, अखिल भारतीय सेवा 312, तो संघ लोक सेवा आयोग 315 की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का चर्चा है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक तथा मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का, और जगह के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राजभाषा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इतने सारे लोगों का मतलब अब ढेर सारा देखिएगा तब लगा लीजिएगा कि नियुक्ति राष्ट्रपति लगा दीजिएगा। एक ये भी तरीका मिला कि जो भी बड़ा बड़ा पोस्ट है राष्ट्रपति लगा देंगे। राष्ट्रपति को संघ के कुछ प्रमुख अधिकारियों को पद से हटाने का भी अधिकार है, क्योंकि ये लोग जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के आशीर्वाद से ही जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे इनको पद पर रखेंगे, जब राष्ट्रपति चाहेंगे इनको पद से हटा सकते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि कौन कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, कौन कौन? तो संघ के मंत्री, जो भी संघ में मंत्री है सब मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो जब चाहे तब राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल, हालांकि उसका कानून है लेकिन हटाते तो राष्ट्रपति है, तो संघ के राष्ट्र मंत्री। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति आपको स्पष्ट पता है कि राष्ट्रपति करते हैं, जब चाहे तब उनको हटा दिया जाता है। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सरकारी वकील, आर्टिकल 76 कौन करते हैं नियुक्ति, और हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, जब चाहे तब हटा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्त और पदावधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य की संख्या कितनी होगी, सेवा शर्त क्या होगा, पदावधि क्या होगा, कौन नियम बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। सरकारिया आयोग का गठन 1987 में किया गया था केंद्र राज्य संबंध को देखने की, कि केंद्र राज्य के बीच कैसा संबंध होने चाहिए। 300 से ज़्यादा पृष्ठों का रिपोर्ट सरकारिया आयोग ने दिया था केंद्र राज्य संबंध के बारे में, और इसी केंद्र राज्य संबंध को मजबूत करने की दिशा में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया। कब किया गया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन? 1990 में। अनुच्छेद 263 के तहत इंटर स्टेट रिवर, अंतर्राज्यीय नदी बला विवाद 262 और अंतर्राज्यीय परिषद 263। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र राज्य और विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद खूब पूछता है। किस आयोग की सिफारिश पे? बोलिए, सरकारिया आयोग के सिफारिश पे। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 263 के तहत। ठीक है, वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन संभालता है। केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। इन क्षेत्रों का प्रशासन भी उनके द्वारा ही किया जाता है। किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, राष्ट्रपति को पावर है कि अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और इनका प्रशासन भी वो ही करते हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। आयोग कौन बनाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति वित्त आयोग अनुच्छेद 280, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 315, चुनाव आयोग 324 की कार्रवाई के रिपोर्ट को, इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं इनके रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करवाता है। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति को मैंने इतना बड़ा पावरफुल दिखा दिया, आपको डर लग रहा हो कि राष्ट्रपति इतने बड़े हमारे देश में है। ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति का सारा पावर है, लेकिन ये सारा पावर
मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम आता है। मंत्रिपरिषद की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह देने पर ही इतना सारा काम वो करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो है उनकी दशा वही है, जो घर में मान लिए कि बाबा हैं, बाबा को इसे तो गांव में उतना घर में वैल्यू है नहीं, बाबा को चाय दे दिया जाता है, पोता के द्वारा भी कभी डांट दिया जाता है, कभी पिताजी के द्वारा भी। लेकिन जब शादी होता है पोता का, तब बाबा के नाम ही कार्ड पे सबसे पहले रहता है ना, कि बाबा ही ठाकुर जी का पोता है, इनका बेटा है। तो बाबा का वैल्यू क्या है? जिस प्रकार शादी के कार्ड पे बाबा का वैल्यू है, उसी पे राष्ट्रपति का वैल्यू हमारे देश में है। समझ गए? ये आप, हाँ, और आपके घर में भी प्रथम नागरिक कौन होंगे? आपके बाबा जिंदा होंगे तो वही होंगे, उन्हीं का नाम होगा। तो आपने जाना कार्यपालिका शक्ति, एक्सिक्यूटिव पावर जाना। अब हम जानेंगे लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, विधायी शक्ति क्या होता है। विधायी शक्ति, विधायी मतलब विधायिका, विधायिका मतलब लोकसभा राज्यसभा, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका और का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। अगर आपके मुंह से निकले संसद, तो संसद का मतलब क्या होता है? उसमें राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है। क्या होता है संसद का मतलब? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार कैसे ट्रिक रहता है कि सरला सरला ट्रिक है ना, से संसद, अनुच्छेद 79, संसद, संसद, अब फिर संसद हो गया और र से होगा राज्यसभा 80 और 81 से हो गया लोकसभा। तो सरला से तीनों याद हो जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति को व्यापक विधायी शक्ति प्राप्त है। क्या? कि राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने का अधिकार है। संसद के अधिवेशन को बुलाएंगे, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होता है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की एक जगह बैठक बुला दी जाती है 108 के तहत। लेकिन जो बैठक बुलाते हैं ना, तो बुलाने का, अधिवेशन बुलाने का अधिकार उनको, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। ठीक है। तो संसद, राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। मतलब जो 3 सत्र चलता है, 3 सत्र चलता है, ठीक है, वो तीनों सत्र को सत्रावसान कर सकते हैं। ठीक है। सत्रावसान करने का अधिकार किनको है? राष्ट्रपति को है। सत्रावसान मतलब एक सीजन चल रहा है, मान लीजिए कि मानसून सीजन चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है, तो इस सीजन को ही क्या कर सकते हैं? वो ख़त्म कर सकते हैं, फिर अगला सीजन ही शुरू होगा। तो बीच में एक ब्रेक होता है, वो ब्रेक लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लेकिन ब्रेक नहीं, ये पूरे सीजन को ही ख़त्म कर देंगे। तो सत्रावसान, सत्र को ही अंत कर देंगे। अधिवेशन बुलाएंगे, सत्रावसान की घोषणा का अधिकार है, किंतु संसद के एक ही सत्र की अंतिम बैठक और आगामी बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। संसद का जो ये परीक्षा में बार बार आता है, एकदम ध्यान से आप लोग सुनिए, कि संसद के अब अंतिम बैठक और आगामी बैठक, ठीक है, प्रथम बैठक और आगामी बैठक के मध्य कितना दिन का गैप नहीं होना चाहिए? 6 महीने का, 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? तो पूछता है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 महीना से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम 2 को तो पूरे साल में चलना ही चाहिए। 3 जो सत्र होता है उसमें 2 सत्र कम से कम चलना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम कितने बैठक के लिए बुलाने के लिए बाध्य है? कितना बैठक बुलाने के लिए कम से कम बाध्य है? 2 बैठक मिनिमम। क्या मिनिमम 2 बैठक बुला सकते हैं, मैक्सिमम तो जितना चाहे उतना बुला सकते हैं। 3 तो नियमित ही है। वो सदनों सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। सदनों यानी अगर ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं लोकसभा राज्यसभा का, तो सदनों हो गया, और अकेले लोकसभा या राज्यसभा है तो क्या हो गया? सदन हो गया। तो सदनों या सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। मतलब एक सत्र को, मान लीजिए मानसून सत्र को ख़त्म कर देंगे तो सीधे अगला विंटर सीजन आएगा। ठीक है। तथा लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार किनको है? राष्ट्रपति को। लेकिन
लोकसभा के विघटन किनसे परामर्श लेना पड़ेगा? प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 85 बहुत पूछता है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किनको है? राष्ट्रपति को। किससे सलाह लेकर के? प्रधानमंत्री से, अनुच्छेद 85 से। मोदी जी बोलेंगे कुछ देर में कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, फिर से चुनाव की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ तथा प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। देखिए, मान लिए कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव, क्योंकि आपको पता है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कंप्लीट होने जा रहा है, क्या 18वीं लोकसभा का बिगुल बज चुका है, तो 18वीं लोकसभा में सबको पता है जो प्रधानमंत्री जी ही फिर दोबारा आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, तिबारा आ रहे हैं, 2 बार तो आ चुके हैं। तो जो आम चुनाव होगा, तो जब मोदी जी जीत के आ जाएंगे, ठीक है, तो पहला बार जो बैठक होगा तो लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक होगा, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक होगा। अब फिर जो साल होता है, मान ली कि साल 2025 होगा, तो 2025 का जो पहला बैठक होगा ना, तो उसमें भी दोनों का संयुक्त बैठक होता है। तो ये सब बुलाने का अधिकार किनको है? राष्ट्रपति को, जिससे वह सरकार की सामान्य नीति और भावी कार्यक्रमों का विवरण देता है। परंतु यह राष्ट्रपति का व्यक्तित्व अभिभाषण नहीं होता। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सरकार के सामान्य कार्यक्रमों का विवरण उसमें देते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति का पर्सनल भाषण नहीं होता है, बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा लिखित जो दिया जाता है आर्टिकल 78 के तहत। कितना के तहत मंत्रिमंडल लिखित देता है? 78 के तहत। वही मंत्रिमंडल द्वारा लिखित गंतव्य, हाँ 87 के तहत, ठीक है। तो मंत्रिमंडल जो लिखित देता है भाषण, उसी भाषण को राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं? पढ़ देते हैं। और उस पर राष्ट्रपति के भाषण के बाद क्या किया जाता है? उसको धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है पार्टियों के द्वारा। धन्यवाद प्रस्ताव में जो जिस पार्टी का सरकार होगा वो राष्ट्रपति का बड़ा चढ़ा के खूब बड़ाई करेगा, राष्ट्रपति महोदय आप ये हैं वो हैं। और जिसका नहीं है वो दुखी होकर के भी थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, अपना दुख उसमें भी निकाल लेगा। तो 87 समझ गए? मंत्रिमंडल द्वारा जो है जो दिया जाएगा उसको प्रथम जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? अभिभाषण देते हैं। और 78 में क्या कहे थे कि राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और 78 में, और 78 को उलट दीजिए तो 87 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का भाषण होता है जब संयुक्त बैठक होती है, और वो भाषण किसके द्वारा लिख के दिया गया रहता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। समझ गए यहाँ तक कहानी? कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति उक्त आरंभिक अभिभाषण के अतिरिक्त कभी भी संसद के किसी एक सदन या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकता है तथा उसके लिए सदनों की उपस्थिति की उपेक्षा कर सकता है। उसे संसद के किसी सदन को लंबित किसी विधेयक के संबंध में मैसेज भेजने का भी अधिकार है। अब देखिए, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, साधारण विधेयक पे, ठीक है, विधेयक कई प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं। तो धन विधेयक तो कन्फर्म है कि धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक पे सिंगल किसका अधिकार होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। वो कौन सा बिल जो है धन विधेयक, इसको कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष बताता है। कौन सा बिल धन विधेयक है, कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन वित्त विधेयक जो वित्त विधेयक में से, मान ली कि वित्त विधेयक में 500 विधेयक, उसमें से 200-300 चूज करके लोकसभा अध्यक्ष बता देगा जी ये है धन विधेयक, ये है धन, ये है धन, ये है धन। समझ गए? तो वित्त विधेयक जो होता है उसमें से ही धन विधेयक निकाला जाता है। तो अगर आपको कोई कहे कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, तो ये बात गलत हो सकता है, क्योंकि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो नहीं हो सकता। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि उसी में से चुन के निकाला जाता है। तो मान लीजिए जितना वित्त विधेयक है सभी धन विधेयक है क्या? तो ऐसे समझ सकते हैं। तो अब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, याद रखिए, जो वित्त विधेयक रहेगा, ठीक है, नहीं तो साधारण विधेयक रहेगा, इसी पे बुलाया जाएगा। धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? 108 के तहत। कितना के तहत? 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब आपको पता है, समझ रहे हैं सब कोई? थोड़ा सा अगर फास्ट होगा हल्का सा तो मैं पूरा यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा खाना बनाते समय, कभी भी
अब आपका ये समस्या खत्म है कि बार बार मुझे पढ़ाने के लिए बोलिएगा। मैं सारा इधर अपडेट डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, आराम से जा करके जब मन करे बार बार सुनिए, और आपसे अच्छा किसी का ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, मैं दावा करता हूँ। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का काम करता है। लेकिन ये कहानी अब खत्म हो गया। आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने वाला बात जो है अब क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ठीक है, पहले करते थे। तो देखिए, आप याद कर लीजिए कुछ अनुच्छेद। 330 लिख कर कॉपी में देख सकते हैं। 330, 331, 332 और 333। क्या क्या मैं बोला हूँ, ये आपको बार बार पूछता है। 330, 331, ठीक है, 332 और 333, ठीक है। तो 331 और 333, मतलब एक वो छोड़ के दोस्ती कराना है आपको। 331 का दोस्ती किससे कराएंगे, 333 से, और 330 का दोस्ती किससे कराएंगे, 332 से, एगो छोड़ करके। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लोगों के आरक्षण की बात होती है। एक होता है SC/ST का आरक्षण और एक होता है आंग्ल भारतीय का आरक्षण। जिनके माता पिता में से कोई भारतीय थे और जा कर के विदेश में बस गए, तो वो आंग्ल भारतीय इस टाइप के कहलाते हैं, या विदेशी थे, आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। तो 330 जो है ना, और 331, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगर पहले आरक्षण देने की बात होगी तो किसको आरक्षण दीजिएगा, भारतीय SC/ST को कि विदेशी लोगों को, भारतीय SC/ST को दीजिएगा। तो 330 जो है, भारत में जो SC/ST हैं उनको आरक्षण लोकसभा में देता है। और 330 का दोस्ती किससे कराना है, 332 से। तो 332 देगा विधानसभा में SC/ST को आरक्षण, याद हो गया। उसी प्रकार 331 देगा आंग्ल भारतीय लोगों को लोकसभा में आरक्षण, 2 लोगों को, ठीक है। और 333 देगा कहाँ आरक्षण, विधानसभा में। स्पष्ट हो गया। तो 330 और 32 है SC/ST से, 30 में लोकसभा और 32 में विधानसभा। 331 जो है आरक्षण SC मतलब आंग्ल भारतीय लोकसभा में और 33 विधानसभा में। लेकिन ये जो है आंग्ल भारतीय को जो आरक्षण दिया जाता है वो खत्म किया जा चुका है, अब नहीं मिलता है। इस प्रकार राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत करने का भी अधिकार है अनुच्छेद 80 के तहत। तो उधर तो 331 और 33 समझ गए आंग्ल भारतीय, 30 और 32 समझ गए SC/ST, और 80 अनुच्छेद के तहत 12 लोगों को कहाँ मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा में। उन लोगों को किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनता है। आपको पता है कि जब आप संसद बोलते हैं तो आपके सामने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों नाम निकल करके आता है। तो कोई भी विधेयक है, संसद जब पारित करता है, लोकसभा, राज्यसभा दोनों पारित कर देता है, तो जब वो विधेयक जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास, जब उस पे राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं, उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, लेकिन तो संसद द्वारा पारित विधेयक, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही क्या होता है, कानून बनता है। अब क्या है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके, ठीक है, अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब जो भी विधेयक आएगा राष्ट्रपति के पास, उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 इसको राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं। क्यों नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि ये विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही आता है। किनकी अनुमति से आता है, ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही आता है। इस कारण राष्ट्रपति इनको नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, विधेयकों को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, एक बार विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे, एक बार लौटा सकते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है, कितना के तहत,
अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तब वह उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं दे सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तब वह उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, किंतु यदि संसद द्वारा विधेयक संशोधन सहित या रहित दोबारा भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए क्या होता है, बाध्य हो जाता है। क्या होता है, बाध्य हो जाता है। ये क्या कहानी है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने व्यवस्था किया था कि राष्ट्रपति जी, मैं कोई भी विधेयक आपको दूँ, कोई भी बिल दूँ, कोई भी बिल आपको दूँ, आप साइन कर दीजिएगा, वो पैसा पास हो जाएगा। कहते हैं दुकान पे हम लोग जो है नौकरी करते हैं तो बिल देते हैं बना करके, ये इतना खर्चा किए हैं क्या, तो सरकार उस पर साइन करती है और क्या होता है, हमको पैसा मिल जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, बिल देते हैं, बिल पर राष्ट्रपति साइन करेंगे तो बिल क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रपति जी, मैं आपको कोई भी बिल दूंगी, आप साइन कीजिएगा, वो कानून बन जाएगा और दोबारा रिटर्न नहीं करना है, देंगे आप तुरंत साइन मार दीजिएगा और कानून बन जाना चाहिए। राष्ट्रपति जी बेचारे कहेंगे क्या करें, मजबूरी है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगा कि राष्ट्रपति के पावर का जैसे मजाक बनाया जा रहा है, नहीं लग रहेगा सुधी दी, देंगे तुरंत साइन कर दीजिए, कुछ बोलना नहीं है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई ने थोड़ी सी कृपा राष्ट्रपति महोदय पे किया। अगर कि राष्ट्रपति जी, अगर आपको बिल दिया जाए तो एक बार आप लौटा सकते हैं। क्या बार लौटा सकते हैं? एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा देगा तो साइन करिए दीजिएगा, दोबारा नहीं लौटाइएगा। तो ये बात आपके समझ में आ गया खूब। ये आपके परीक्षा में हद पूछता है कि एक बार लौटा सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो 44वां, कौन सा संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। एक को बार नहीं लौटाइए, साइने कर देना है तो 42वां 1976। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल, मान लिए कि नीतीश कुमार जी का चचा का मन हो गया कि पटना हाई कोर्ट है, उसी में हम कुछ बड़का हेर फेर कर देते हैं, जबकि हाई कोर्ट पे तो उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई काम जब करेंगे और वो दे देंगे, कौन है बिहार के राज्यपाल अभी, फागू चौहान, राजेंद्र केलकर। तो मान लिए कि नीतीश कुमार ऐसा कोई गड़बड़ काम करेंगे, तो जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, तो राज्यपाल को लगेगा जो हमारे पावर का चीज़ नहीं है, ज़्यादा बड़का चीज़ है, इस पर हम साइन करेंगे तो खुदे फंस जाएंगे, तो अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है। तब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है अथवा अनुमति रोक सकता है अथवा राज्यपाल को निर्देश देगा कि विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस भेज दो। यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को संशोधन सहित या रहित पारित करके पुनः राष्ट्रपति के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति यहाँ अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा का विधेयक रहेगा तो दोबारा अनुमति देने के लिए बाध्य है, बिल्कुल है कि नहीं। लेकिन राष्ट्रपति का इतना भी औकात नहीं गिर गया है कि राज्य विधानमंडल भी कहेगा जो दोबारा भेजे हैं तो साइन करबे कीजिए, ऐसा बात नहीं है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विधेयक को दोबारा क्या कर सकता है, दोबारा भी रोक सकता है। क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर है? कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही संसद में पेश किया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है वो क्या है, धन विधेयक 110 के तहत में, तो इनकी अनुमति से पहले ही ये विधेयक पेश होने से पहले, कुछ विधेयक के बारे में बता रहा हूँ, ये विधेयक जो है जब पेश होता है तो राष्ट्रपति से पहले ही मंजूरी ले लिया जाता है, तो दोबारा उनके पास तो भेजने का जरूरत नहीं है। ये कौन कौन से विधेयक है इतने महान विधेयक? धन विधेयक अनुच्छेद 110 बार बार पूछता है कि किस विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, तो क्या होगा, धन विधेयक। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, अनुच्छेद 3, ये भी जो होता है वो राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले लिया जाता है। ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने के संबंधित हो, किंतु धन विधेयक नहीं, 117, धन विधेयक तो मैं बता दिया हूँ 117। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक, अनुच्छेद 304।
और कराधान से संबंधित अनुच्छेद 274। अध्यादेश जारी का अधिकार करने का अनुच्छेद 123 के तहत देखिए, राष्ट्रपति को विधायी शक्ति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है 123 के तहत, ठीक है, 123। और राज्यपाल अध्यादेश करता है कितना के तहत, 323, कितना, 213, कितना, हाँ 213, 213 राज्यपाल और 123 कौन करते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन में सत्र न हो रहा हो। मान ले कि लोकसभा राज्यसभा की कोई भी सदन में बैठक हो ही नहीं रहा हो और कोई बरखास्त कोई ज़रूरी कानून है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, सेम जैसा बिल पास होगा उसी तरह का वो कानून ला देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अध्यादेश जारी करना, अमेंडमेंट जारी करना। तो राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, तो राष्ट्रपति के विश्वास से तात्पर्य है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से। अतः राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनके विवेकीय शक्ति नहीं है। उनको अध्यादेश जारी करने के लिए कौन बोलता है, मोदी जी बोलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल बोलता है। तो इस अध्यादेश का क्या पावर है, ऐसा अध्यादेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव व बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, इतना पावरफुल होता है, एक जैसा वो काम करने लगता है। लेकिन इसका भी रूल है, ठीक है, कि जब संसद का बैठक चालू हो जाएगा, तो संसद का बैठक जब होने लगेगा तो विद इन 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा इनका अनुमोदन अगर नहीं किया जाता है तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। संसद का बैठक जब शुरू हो जाएगा तो कितना सप्ताह के भीतर इसको पास कराना पड़ेगा, 6 सप्ताह के भीतर। तो ये विधेयक अधिकतम कितना दिन रह सकता है, 6 महीना तक, क्या, क्योंकि आपको पता है जो बैठक है साल में कम से कम कितना बार होना चाहिए, कम से कम 2 बार हैं। मान लीजिए 6 महीना बाद तो होना ही है कन्फर्म, तो मैक्सिमम कितना दिन का यह अध्यादेश हो सकता है, 6 महीना का, ठीक है। और मिनिमम का क्या गारंटी है कि जिस दिन संसद का बैठक चालू हो जाए कितना दिन के भीतर इसको पास कराना होगा, 6 सप्ताह के भीतर, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या होता है, कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का पावर 123 समझ गए, और राज्यपाल का 213, ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्हीं विषयों से संबंधित होता है जिस पर संसद को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और विधि का परिभाषा, विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है, विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। और विधि का परिभाषा, राज्य की परिभाषा दिया गया था किस अनुच्छेद में, राज्य का परिभाषा है 12 और 36 में है ना, 13 के क में विधि शब्द का परिभाषा है। ऐसा कोई भी अध्यादेश जो मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है शून्य हो जाएगा। कोई भी अध्यादेश ऐसा नहीं होना चाहिए, विधि के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकार है, अगर उसको अतिक्रमण करेगा तो वो नहीं माना जाएगा, अध्यादेश शून्य हो जाएगा। यदि संसद का एक सदन सत्र में हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि एक सदन विधि बनाने में सक्षम नहीं है। आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, अगर कोई एगो सदन चलते रहेगा तो क्या अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि मैंने ही बताया है कि दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तब न कानून का रूप लेता है साइन के बाद। तो दोनों सदन का बैठक नहीं है तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, दोनों सदन का बैठक रहेगा तब नहीं ला सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग 280, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 315, अनुसूचित जाति आयोग 330, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, 300 कितना होगा 32, नहीं 32 नहीं होगा, 330 अनुसूचित जाति, तो 331 के क में अनुसूचित जनजाति होगा, ऐसे होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग, चुनाव आयोग की कार्यवाही रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है, संसद के पटल पे रखवाने का काम करता है। इस सबके रिपोर्ट को कहाँ रखवाते हैं, संसद के पटल पे। तो ये आपने देखा राष्ट्रपति का कौन सा शक्ति, ये आपने देखा राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्ति। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस किताब में इतनी सरल भाषा में इतनी बातें दी हैं कि इसको पढ़ लेने के बाद डाउट का तो कोई नाम ही नहीं है, पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं इनका जुडिशियल पावर।
जुडिशियल पावर क्या है? न्यायिक शक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। आपको पता है, पढ़े हैं ना, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। तो राष्ट्रपति को न्यायपालिका के प्रबंध के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है। यानी राष्ट्रपति न्यायपालिका का जो प्रबंधन है, न्यायपालिका का जो कार्यवाही है, उसमें कोई प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या है उनको पावर? नहीं है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को भी कुछ न्यायपालिका संबंधी पावर मिला हुआ है। जैसे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है। कितना के तहत? 72। अनुच्छेद 72 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। वो दंड प्रविलंबन हो, परिहार हो, विराम हो या लघुकरण हो। मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है, तुरंत बताते हैं। वह अपनी इन शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति खुद कर देते हैं, इसमें भी मंत्री परिषद उनको क्या करता है? सलाह देता है। कोई भी काम करते हैं तो मंत्री परिषद के सलाह से, ऐसा ही समझिए। राष्ट्रपति को यह शक्ति किन मामलों में है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया हो, ठीक है, दंड संघीय विषय से संबंधित हो, दंड मृत्यु दंड हो, वो भी माफ कर सकते हैं। तो आप देखते हैं, क्षमा से तात्पर्य दंड की पूर्णतः मुक्ति से है। क्षमा से तात्पर्य क्या है? दंड की पूर्णतः मुक्ति से। ठीक है, क्षमादान न केवल दोष सिद्ध व्यक्ति से दंड को समाप्त कर सकता है, बल्कि उसे उस स्थिति में ला सकता है जैसा कि उसका कोई अपराध ही न किया हो, अर्थात वह पूर्णतः निर्दोष हो जाता है। क्षमादान, तो क्षमादान की शक्ति में बोला ना, अनुच्छेद 72। तो क्षमादान का मतलब समझिए, राष्ट्रपति को यह पावर है कि किसी व्यक्ति को कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको बिल्कुल निर्दोष साबित करवा दे सकता है क्षमादान करके। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, मैंने इसमें चर्चा किया था। प्रविलंबन बोला था, प्रविलंबन शब्द थोड़ा हिंदी डिफरेंट शब्द है, अंग्रेजी में भी टेढ़ा मेढ़ा ही है। प्रविलंबन, ठीक है, रेप्रीबिस बोलते हैं। प्रविलंबन, प्रविलंबन के तहत मृत्यु दंड का अस्थायी रूप से निलंबन होता है। प्रविलंबन में किसका निलंबन होता है? मृत्यु दंड का अस्थायी रूप से निलंबन होता है। मतलब दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना होता है, उसको प्रविलंबन बोलते हैं। प्रविलंबन में मृत्यु दंड का अस्थायी रूप से निलंबन होता है। मृत्यु दंड को रोक दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। उद्देश्य होता है दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए देना होता है। परिहार होता है, रिमिशन के तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाता है। परिहार में क्या होता है? परिहार में दंड की मात्रा को कम किया जाता है। मान लीजिए जब आपको कठोर कारावास मिला है, सश्रम कारावास मिला है 10 बरस का, तो राष्ट्रपति कर देंगे 3 बरस या 2 बरस का, लेकिन वो स्वरूप को नहीं बदलेंगे। समझ रहे हैं? कठोर श्रम के साथ जो आपको मिला है सजा, वो कठोर श्रम आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, 5 साल करना पड़ता है, उसको 2 साल कर सकते हैं। तो परिहार का मतलब समझे, इसको रिमिशन बोलते हैं कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया बिना, चेंजिंग नहीं होगा प्रकृति में। जैसे कठोर कारावास है तो वो रहेगा ही, लेकिन समय कम हो जाएगा, तो दंड की मात्रा कम किया जाता है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में अगर कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? बोलिए, परिहार कहेंगे। क्या बोलेंगे? परिहार, परिहार। तो परिहार में क्या होगा? दंड का नेचर चेंज नहीं होगा। उसके बाद है लघुकरण, कम्यूट। लघुकरण, कम्यूट में दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है। लघुकरण में, लघुकरण कम्यूट में दंड की प्रकृति में ही चेंज कर दिया। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में किस में बदल दिया जाएगा? लघुकरण में। अब होता है विराम, विराम, रेस्पाइट, रेस्पाइट, रेस्पिट। विराम के तहत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम किया जाता है। दंड की मात्रा, जैसे गर्भवती महिला है, उनको मृत्यु दंड का सजा मिल गया है, तो गर्भवती महिला के मृत्यु दंड को साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? विराम कहेंगे। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग परीक्षण के पूर्व, परीक्षण के दौरान, उसके पश्चात सभी दशाओं में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्राप्त है, किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत। ठीक है,
वैसे ही अनुच्छेद 161 के तहत, कितना के तहत, 161 के तहत, ठीक है, 161 के तहत किनको क्षमादान का शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को है। मैंने एक बात आपको बताया है कि जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है या जो केंद्र से संबंधित आर्टिकल है, अगर उसमें 89 जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा, 89, तो वो सीधे राज्य से संबंधित मुद्दा पे आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे कि 76 में क्षमादान का शक्ति किनको प्राप्त है, 76 नहीं, 76 में तो महान्यायवादी हो जाता है, तो 76 में महान्यायवादी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसमें 89 जोड़ दीजिए तो 165 हो जाएगा। तो 165 हो जाएगा। राज्य में जो होता है ना एडवोकेट जनरल, उनके बारे में बताता है, कितना जोड़ के, 89। लेकिन 76 में जब 89 जोड़े तो एक 165 ही हुआ ना। लेकिन अगर 200 हो जाए या 200 के ऊपर आ जाए जोड़ करके, तो उसमें कितना जोड़ते हैं, 90 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 90। जैसे समझिए कि राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्राप्त है 72 में, 72 में, और आपको पूछ दिया कि राज्यपाल को क्षमादान का शक्ति कितना में प्राप्त है, आपको यादें नहीं है, तो उसमें कितना जोड़ दीजिए, 89 जोड़ दीजिए। 72 में कितना जोड़ दीजिए, 89, तो 161 हो गया जोड़ के, बोलिए। तो ये किनके क्षमादान का पावर हो गया, राज्यपाल का, ठीक है। केंद्र में जो हो गया महान्यायवादी, भारत सरकार का सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कितना अनुच्छेद में है, 76 में। और अगर आपको राज्य में उसी को एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उसी व्यक्ति को, तो राज्य के बारे में जानना है तो 76 में कितना जोड़ दीजिएगा, 89, तो 165 आ जाएगा। तो 165 राज्य के बारे में हो गया, समझ गए। लेकिन अगर ये जोड़ करके 200 के पास आ जाए, 200 आ जाए, पूरा 200 या 201 आ जाए, तो 89 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, केंद्र वाले में 90 जोड़ेंगे, समझ गए। तो जब आपको मान लिए कि आपको पता हो गया कि 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा करते हैं, तो सीधे आप समझ जाइएगा कि कितना के तहत राज्यपाल क्षमा करते हैं। तो यादें नहीं है तो 72 में 89 जोड़ करके लगा देंगे आंसर 161। लेकिन आपको जान जाइए कि राज्यपाल को मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। राज्यपाल मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता, और ये मृत्यु दंड भी माफ कर सकते हैं। अब देखिए परामर्श का अधिकार, कोई भी अगर मामला हो, पेचीदा मामला है जिसपे राष्ट्रपति को पावर है कि 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। कितना अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत, ठीक है। कोई भी अगर मामला हो, परामर्श का अधिकार है राष्ट्रपति को, किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगेंगे। लेकिन उस परामर्श को मानने या ना मानने का अधिकार उनको है। मन करेगा तो मानेंगे, न मन करेगा तो नहीं मानेंगे, समझ गए। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत। 143 के तहत किससे मांगते हैं परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श उनको मानना ही पड़ेगा कि मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। मन करेगा तो मानेंगे, या ना मन करेगा तो नहीं मानेंगे। क्लियर है कहानी। और ये 143 के तहत जो उनको मांगने का अधिकार है, वो कहाँ से लिए हैं हम लोग, कनाडा के संविधान से लिए। कहाँ से, कनाडा के संविधान से। मान लिए कि निर्वाचन में भ्रष्टाचार हो गया, उसके कारण कोई सदस्य, मान लिए राहुल गांधी धरा गया बेचारा, कोई सदस्य का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया, यानी उसके योग्यता पर प्रश्न है, तो इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा, तो इस प्रश्न का विनिश्चय अनुच्छेद 103 के तहत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी राहुल गांधी से जुड़ा था मामला, हटा दिया गया था, उनको पूछ सकता है परीक्षा में। तो अनुच्छेद 103 के तहत इनके बारे में परामर्श राष्ट्रपति किनसे मांगेंगे, निर्वाचन आयोग से। किससे मांगेंगे, निर्वाचन आयोग से। काफ़ी एक पेचीदा प्रोसेस है, सिंपल सुनिए। राहुल गांधी पकड़ा गया, बोल दिया कि मोदी नाम का जो भी टाइटल है सब चोर है, जितना भी मोदी नाम का व्यक्ति है सब केस कर दिया, राहुल गांधी पे केस हो गया। हटाने की बात होने लगी, कोर्ट हटाने का फैसला दिया। यह हटाने का जब फैसला हुआ तो इस तरह का प्रश्न जब होगा तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श मांगेंगे, ठीक है। परामर्श देने के बाद निर्वाचन आयोग कहेगा इनको हटा दीजिए, तो कौन हटा देगा, राष्ट्रपति। राज्य इनको बोलेंगे, लोकसभा उसको, ओरिजिनल राहुल गांधी का मालिक कौन है, ओम बिरला हैं, उनको भेज देगा और वो क्या करेगा, उनको हटा देगा। समझ गए कहानी। इसी तरह से अगर राज्य में कोई मामला आ गया, ठीक है, तो राज्यपाल किससे परामर्श मांगेंगे,
चुनाव आयोग से। फिर चुनाव आयोग उनको कहेगा तो विधानसभा अध्यक्ष उनको हटा देगा। समझ गए। राष्ट्रपति को 124 के तहत उच्चतम न्यायालय और 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का पावर है। 124 के तहत कौन न्यायालय? उच्चतम न्यायालय। और 217 के तहत कौन न्यायालय? उच्च न्यायालय में क्या करने का अधिकार है? न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण भी कर सकता है तथा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 145 के तहत नियमित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अनुमोदित कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति का फाइनेंशियल पावर, वित्तीय पावर देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण, बजट रखवाता है अनुच्छेद 112 के तहत। भले ही बजट पेश करता है कौन? वित्त मंत्री, लेकिन बजट संसद के पटल पे रखवाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये इनका फाइनेंशियल पावर है। किस अनुच्छेद के तहत? 112 के तहत। ठीक है। उनकी आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। उनकी आज्ञा के बिना किसी धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांग को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। समझ गए। भारत का आकस्मिक निधि, ठीक है, कंटीजेंसी फंड तो पर भी उनका नियंत्रण होता है। वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकते हैं। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। मान लिए कि कोई पुल बन रहा है 1000 करोड़ का और उसमें 1500 करोड़ खर्च हो गया और बैठक लोकसभा का हो नहीं रहा है, तो संचित निधि से पैसा तो निकलेगा नहीं उस समय। तो राष्ट्रपति को पावर है कि आकस्मिक निधि का मालिक यही होते, उसमें से 500 करोड़ रुपया दे के पुल बनवा देंगे और फिर जब बैठक होगा तो संसद क्या करेगा? उस पैसा को 500 करोड़ को आकस्मिक निधि में रख देगा। समझ गए। उन्हें एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 280 के तहत। कितना के तहत वित्त आयोग का गठन करेंगे? अनुच्छेद 280 के तहत, जो आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देगा। उनकी मिलिट्री पावर्स क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। यह अनुच्छेद 53 के 2 में दिया है। उसे युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति है। वो तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है, किंतु राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बना करके विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है। संसद विधि बना करके इनके शक्ति को विनियमित या नियंत्रित करने का काम करता है। अब हम उनका देखते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। वह विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। तो जो भी दूतावास वगैरह है वहाँ पर नियुक्ति कौन करते हैं? राजनयिकों का यही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब जानते हैं राष्ट्रपति का आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स। तो आपको पता है 3 प्रकार का इमरजेंसी पावर हमारे देश में है राष्ट्रपति को। एगो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। इनके अनुसार राष्ट्रपति को यह अगर लग जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो। आप देखिए ये पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सेना का विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ऐसा विद्रोह शब्द नहीं था। पहले क्या था? आंतरिक विद्रोह था। तो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था 1975 में, वो आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया था। किस विद्रोह पे? आंतरिक विद्रोह के आधार पर। तो कोई भी राष्ट्रपति, मोदी जी का तो इतना बड़ा डाटा है, कभी भी मनमानी करके आंतरिक विद्रोह पे लगा सकते हैं। तो आंतरिक विद्रोह शब्द को हटा दिया गया। कहा कि नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक विद्रोह को हटा करके वहाँ पे क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। समझ गए। यानी इंदिरा गांधी लगाई थी किस आधार पर आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक विद्रोह के आधार पर। लेकिन उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई क्या किए? सशस्त्र विद्रोह कर दिए। तो युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 44 में संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह बनाया गया। तो राष्ट्रीय आपात भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा के संकट में है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा ये उद्घोषित कर सकते हैं। और ऐसे करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। पहले इंदिरा गांधी क्या की थी?
बिना मंत्रिमंडल के लिखित अनुमति के राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। लेकिन क्या करना है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था किया गया जो मंत्रिमंडल की लिखित क्या है, अनुमति आवश्यक है। आपात की उद्घोषणा 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये जो आपातकाल की घोषणा करेंगे संसद को कितना दिन में प्रूफ करना होगा, 1 महीना के अंदर में। याद कर लीजिए 122 यानी 352 लगेगा तो 1 महीना में, 356 लगेगा तो 2 महीना में, और 360 भी लगेगा तो 2 महीना में। 122 याद हो गया। अनुमोदन के पश्चात आपात 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह बाद भी लागू रखने के लिए इसका पुनः अनुमोदन आवश्यक होता है। यानी 6 माह पे क्या हो जाएगा, इसको रिपीट किया जा सकता है। समझ गए? 6 माह तक पहला बार लागू होगा, फिर 6 महीना पर यह रिपीट हो सकता है जब तक जरूरी रहे तब तक। ठीक है, तो समझ गए। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, 352 में। किस आधार पे, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया कब, 44वां संविधान संशोधन 78 में। पहले क्या था, आंतरिक विद्रोह। कितना दिन में उद्घोषणा होना चाहिए, तो उद्घोषणा के 1 माह के भीतर में पास हो जाना चाहिए। 6 महीना तक रहेगा, फिर 6 महीना के बाद भी इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। 352 अब तक देश में कितना बार लगा है बताइए, 352 अब तक देश में 3 बार लगा है। 352 3 बार। एक बार लगा है 1962 में भारत पर जब चीन अटैक कर दिया था, दूसरा लगा 1971 में जब भारत पर पाकिस्तान अटैक कर दिया, और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति शासन। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलना कि राष्ट्रपति को लगे, प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल दे और राष्ट्रपति को लगे कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे कौन सा शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन लगा करके राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं। इसका कितना दिन में संसद में पारित हो जाना चाहिए बताइए, कितना महीना के भीतर में, 2 महीना के भीतर में। ठीक है, संसद के अनुमोदन के पश्चात भी कोई उद्घोषणा एक बार में 6 माह के अधिक समय तक, और कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा 3 बरस तक ये रह सकता है राष्ट्रपति शासन। कितना बरस तक, 3 बरस तक। ठीक है, और अब लास्ट देखते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत राष्ट्रपति को यह लग जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व तो संकट में है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और ये उद्घोषणा कितना माह में हो जाना चाहिए, 2 माह के भीतर अनुमोदित हो जाना चाहिए। और ये बहुत दिन तक रह सकता है जब तक स्थिति ठीक ना हो जाए। इसका कोई लिमिट समय नहीं है। लिमिट समय केवल किसका है, राष्ट्रपति शासन का। 3 साल बाद उसको रोक दिया जाएगा, नहीं तो 352 360 दोनों अप्रूव कर करके जब तक चाहे चलाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति व राज्यपाल को कई उन्मुक्तियां और विशेष अधिकार है। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये अपने समय में जो भी काम करेंगे कोई भी न्यायालय में इन पे केस नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी काम करते हैं मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से करते हैं, इनका तो कुछ इसमें होता नहीं है, तो इनको कहीं भी न्यायालय में आप इनके काम के लिए नहीं ले जा सकते। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीजर आप करिए नहीं सकते। मान लिए कल्याण सिंह थे, बाबरी मस्जिद टूटा था, उस समय सीएम थे, तो उन पर केस चल रहा था, उनको राजस्थान का राज्यपाल बना के बैठा दिया गया था, कोई कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं पड़ा उनको। मर गए तो उनके नाम पे जो है उस रोड का नाम कल्याण मार्ग रख दिया गया। समझ रहे कहानी? राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के किसी न्यायालय कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। कल्याण सिंह को राज्यपाल बना दिया, कोई भी गिरफ्तारी का वारंट कुछ भी जारी नहीं होगा, कोई केस नहीं, बात खत्म। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण करने के पूर्व या पश्चात अपने व्यक्तित्व हैसियत, पर्सनल कैपेसिटी में किए गए किसी कार्य के लिए उनके पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्रवाई तब तक संचित नहीं होगा जब तक उनको 2 महीना पहले बताना पड़ेगा। और कोई मामला भी है वैसा, अगर वो पर्सनल कोई क्राइम किए हैं, पर्सनल कैपेसिटी से कोई व्यक्तित्व हैसियत वाला मामला है, तभी 2 महीना पहले बताना पड़ेगा। समझ गए? अब है राष्ट्रपति का वैवेविक शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री, है ना 74 में।
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। लेकिन बोले थे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। अनुच्छेद 75(3) सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बिहार एसएससी में पूछा था ग्रेजुएट लेवल वाले में यही सवाल कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसमें लिखा गया है? 75(3) में। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति नाम मात्र का कठपुतली होता है या रबर की मोहर भी कह सकते हैं। हम बता ही दिए आपको। क्या भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वो राष्ट्र का प्रधान है लेकिन कार्यपालिका का नहीं है। समझ गए कहानी। लोकसभा चुनाव में अगर खंडित जनादेश आता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। क्या होगा जब फ्लोर टेस्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे अगर साबित नहीं कर पाएगा, विश्वास मत कोई भी प्रधानमंत्री हासिल नहीं करेंगे, 10 दिन 20 दिन के लिए तो जरूर बन जाएंगे, लेकिन हटना तो पड़ेगा ना। अभी नीतीश कुमार बन गए, फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को है। कभी सुन रहे हैं न्यूज में जिसका 12 गो विधायक, एक 20 गो विधायक गया, अफरा तफरी मचा हुआ है ना। सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का क्या करते हैं? विघटन कर सकते हैं। पता है आपको। यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है तो सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को नया नेता नहीं चुन पाती है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उनका ये पावर है। इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था तो ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो सीधे सब बोला कि राजीव गांधी को बना दो, राष्ट्रपति नहीं बनाए। कैसे बना दे? अपना सत्ताधारी दल हो, तुम अपना नेता चुने हो तब ना बनाएंगे। तो जा करके नेता चुन के आया तो बना दिया। मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो, तो त्यागपत्र देने को तैयार ना हो, तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सरकार को क्या करेगा? बर्खास्त कर देगा। मान लिया कि अभी नीतीश कुमार नहीं विश्वास मत हासिल कर पाएंगे और कहेंगे जो हटबो न करेंगे, चाचा है हमको कुर्सी से प्रेम है, हम क्या करें, तो राज्यपाल उनको क्या करेगा? बर्खास्त कर देगा मुख्यमंत्री से। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को और पुनः 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्ति सहित पुनर्विचार के लिए वापस करने में भी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। लेकिन जब जेबी बिट्टो का बात होता है तो कोई मुद्दा जैसा हो, जेबी बिट्टो उनको पावर होता है कि वो अपने पास रख लेंगे अगर कोई शक वाला मुद्दा हो तो। ऐसा एक बार उन्होंने प्रयोग भी किया है। कौन किया है जेबी बिट्टो का प्रयोग? कौन राष्ट्रपति? ज्ञानी जैल सिंह किए हैं। राजीव गांधी ने कोई बिल भेजा था, वो डाकघर संशोधन बिल था, उसमें कुछ गोपनीयता लोगों का सामने आ जाता, इस कारण उसको जेब में रखे या रख ले ही रह गए। अनुच्छेद 86(2) के तहत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति है। तो ये आपने राष्ट्रपति का शक्ति जाना। इस प्रकार से कंप्लीट राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। ये 2 घंटा में मैंने आप राष्ट्रपति को सब कुछ बताया राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हल्का सा, ठीक है, 5 मिनट और इसको करा देते हैं। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 के दिन किया था, याद है आपको। और उसी दिन निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के प्रथम चुनाव तक वो रहे थे, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू। और अनुमोदन कौन किए थे? सरदार पटेल। समझ गए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 मुस्लिम राष्ट्रपति बने, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रपति भारत को धाता नहीं है। तो देखिए, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों समय से पहले ही मर गए, लेकिन ये बढ़िया थे APJ अब्दुल कलाम, तो वो रह गए पूरा 5 साल। तो मुस्लिम पूरा समय नहीं पूरा कर पाया। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद समय से पहले मर गए। भारतीय गणतंत्र में 1982 में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था? नीलम संजीवा रेड्डी। इससे पूर्व 1969 के चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। तो नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने थे क्योंकि इनका कोई विरोधी नहीं था, और सबसे कम उम्र के अभी तक वही राष्ट्रपति बने हैं भारत में, ठीक है। अब हमने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रथम जो होता है गणना, उसमें जीत जाए नहीं तो दूसरा गणना, तो तीसरा गणना बताए थे जी, जगहों के हटा करके जोड़ते जाएंगे। तो डॉक्टर BB गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका द्वितीय चक्र की गणना के बाद सफलता प्राप्त हुआ है। वे अब तक के सबसे कम मतों के अंतर से
जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। सबसे कम डिफरेंस से जिन्हें है बीबी गिरी और दूसरे जनगणना बने थे। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। बोले थे ना, जो एकमात्र थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, जिनको क्या बनने का मौका मिला था, राष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बीबी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे करके राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे। और जब कार्यवाहक पहले थे, ये क्या थे, बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, फिर इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, और जब ये चुनाव हो रहा था, कहे जो कार्यवाहक कला रहे, मैंने चुनाव लड़ लेते हैं बीबी गिरी। ठीक है, तो मेन चुनाव लड़ने चल गए। अब मेन चुनाव लड़ने चल गए तो फिर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो इसी समय स्थिति हुआ जो एम हिदायतुल्लाह को बनना पड़ा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणय मुखर्जी, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस समय थे, अभी तो बन चुके द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, जो पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन कहलाता है। 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहते थे। क्या कहते थे? वायसराय हाउस। लेकिन इसका डिजाइन ब्रिटिश डिजाइनर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। कौन तैयार किया था? एडविन लुटियंस। आप लोगों को हमको बताना है, कल राष्ट्रपति का क्रम याद करके आइएगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, राष्ट्रपति का क्रम। 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति के 15वें चुनाव में रामनाथ कोविंद बने। अभी तो हट चुके हैं। क्या 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कमी थी वो 13वीं। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी को हरा दिया था। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति कब कब बना? बीबी गिरी बना डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, एम हिदायतुल्लाह बने बीबी गिरी के त्यागपत्र के कारण, तथा BD जत्ती बने फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के कारण। समान नागरिक संहिता जो है, कॉमन सिविल कोड, इसको लेकर के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में मतभेद हो गया था। मतलब जवाहरलाल नेहरू चाहते थे नहीं लगे और राजेंद्र प्रसाद चाहते थे लगाए। अब मोदी जी तो लगाइए देंगे। अब सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मतभेद के कारण भारतीय डाक संशोधन विधेयक को क्या किए थे? जेबी बिटो में रख लिए थे अपने जेब में। भारत के मिसाइल वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो उन्होंने जो है लाभ के पद संबंधित संसद को पुनर्विचार के लिए हेतु वापस कर दिया था। चुनाव संबंधी कोई मुद्दा था तो। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि तक 1950 से 62 तक, जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक 1 वर्ष 11 दिन मात्र रहे थे। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 15 चुनाव हो चुका है। रामनाथ कोविंद 15वें राष्ट्रपति, अब तो 16वां हो चुका है। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। व्यक्ति क्रम के अनुसार यह 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। वैसे कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को भी ये ले लिया जाए तो 17 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। अब इसको करंट अफेयर्स में चेंज करके हम लोग देख लेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। राष्ट्रपति का बीटो पावर जो है, आंतरिक बीटो, निलंबनकारी बीटो, जेबी बीटो, इसके बारे में भी कल थोड़ा बता देंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति बता देंगे और ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज रहने देते हैं यहीं तक।